तो 3 घंटे में 3.5 घंटे में मैं एक नए देश में पहुंच जाऊंगा, वो भी मिडिल ईस्ट में सीधा। तो मैंने आगे आके खोल के देखा स्टैम्प भाई, तो उसमें एंट्री डेट भी आज की लिखी हुई थी ऑब्वियसली, जो कि लिखनी थी, और वीज़ा एक्सपायरी डेट भी आज की लिख दी उन्होंने गलती से पेन से। तो ये निकल गया भाई ओमान की करेंसी, जो कि है ओमानी रियाल। सिर्फ 150 ओमानी रियाल निकले, और कितने कटे वो बताता हूँ। सीरियसली भाई अभी तक मेरी लाइफ की सबसे महंगी करेंसी है ये। मतलब इससे पहले मैंने सबसे महंगी करेंसी शायद से पाउंड ही ली थी, जो यूके का पाउंड है 110 रुपये का, लेकिन भाई ये सीधा 234 रुपये का एक ओमानी रियाल। चलो भाई अब अपनी फटाफट से गाड़ी उठाते हैं यहाँ से, और आपको दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी है भाई। ओमान में व्हाट्सएप कॉल्स या वीडियो कॉल्स नहीं लगती, उसके लिए आपको वीपीएन लेना पड़ेगा। एंड ये है जी अपनी गाड़ी, जिससे मैं मिडल ईस्ट की रोड ट्रिप करने वाला हूँ। यहाँ भाई 7 दिन के लिए सिर्फ 11,000 की, मतलब पर डे आप देख लो 1300-1400 रुपये की। इतना तो इंडिया में भी नहीं मिलती। बट अगर मैं ये स्कॉर्पियो लाता अपनी, तो भाई कम से कम 5-6 लाख रुपए तो खाली शिपिंग के लग जाते। तो कहाँ 1.5 लाख और कहाँ 5-6 लाख फ़र्क है ना। एयरपोर्ट पे आज भाई इतनी भीड़ नहीं लग रही। पहले तो अभी कुछ दिन ना बहुत तगड़ी भीड़ हो रखी थी यहाँ पे। आपको अगर पता हो तो इंडिगो का कुछ सीन चल रहा है भाई, जिसमें फ्लाइट जो है वो बहुत सारी कैंसिल हो रही है, डिले हो रही है। मतलब मैं भी ऑलरेडी एक फ्लाइट कर चुका था इस ट्रिप के लिए, जो कैंसिल होके रीशेड्यूल हुई है अब यहाँ पर। तो बड़ी ही दिक्कत चल रही है फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट में। दिल्ली के पूरे इंडिया के एयरपोर्ट्स में दिक्कत चल रही है, बट अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर रहे हैं भाई फ्लाइट्स का ना। इन्होंने देखो भाई एयरपोर्ट पे यहाँ पर वुडन चरखा रखा हुआ है, और लिखा भी हुआ है भाई कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वुडन चरखा है ये। भाई साहब देख रहे हो क्या क्रेजी लग रहा है। बोर्ड पे भी देखोगे ना भाई, अभी भी काफी सारी फ्लाइट डिलेड दिखा रहा है। जैसे ये इंडिगो की देखो राजकोट जा रही डिले, इधर भी भाई सऊदी की डिले हो गई, इधर भी एयर इंडिया की 2-3 डिले हो रखी है। तो पूरी तरह से नॉर्मलाइज हुआ नहीं है अभी, बट हाँ काफी हद तक सही हो गया है। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे, एंड आप देख रहे हो भाई मिडिल ईस्ट रोड ट्रिप का फर्स्ट एपिसोड। पूरी डिटेल में अभी बताता हूँ भाई क्या ट्रिप है, लेकिन उस वाले बोर्ड पे अपनी फ्लाइट ही नहीं है। जी हाँ भाई, जिस टाइम पे मेरी फ्लाइट थी उस टाइम की 2-3 फ्लाइटें और तो दिखा रहा है, लेकिन अपनी नहीं दिखा रहा। उसके बाद वाली भी कई फ्लाइटें दिखा रहा है, पहले वाली भी। तो मुझे लग रहा है ये फ्लाइट कहीं कैंसिल ना हो गई हो। मेरे पास मैसेज तो ऐसा कुछ आया नहीं। लेट्स सी, काउंटर पे चल के पूछता हूँ क्या सीन है। भाई इनकी स्क्रीन में ही कोई दिक्कत थी। जब मैं काउंटर पे गया तो वहां पर तो फ्लाइट शो हो रहा था, बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ निकल चुका है। मैं बता रहा हूँ ना, कुछ ना कुछ टेक्निकल ग्लिच हो रहा है। मतलब कुछ अभी कुछ दिन पहले तो कुछ ज़्यादा ही सीन था, अब तो फिर भी बताया मैंने, हल्का फुल्का ठीक हो गया है। पहले तो भाई शांति से बैठ के थोड़ा सा ट्रिप के बारे में आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये है मिडल ईस्ट की रोड ट्रिप, तो ये ट्रिप मैं अपनी गाड़ी से नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैं अपनी स्कॉर्पियो इंडिया से जैसे दुबई भेजता तो भाई शिपिंग का ही आने जाने का कम से कम 5-6 लाख रुपए से ऊपर लग जाता। इतना तो फिर वीडियो से रिकवर भी नहीं होना था। तो मैंने सोचा अपनी गाड़ी नहीं ले जाते, वहीं पे ही गाड़ी ना हर कंट्री में जाके रेंट करेंगे। रोड ट्रिप करनी है ना अपने को। हालांकि मैं आपको एक बॉर्डर से दूसरा बॉर्डर बाय रोड नहीं दिखा पाऊंगा, बट उन कंट्रीज़ की हम रोड ट्रिप कर पाएंगे। अब मिडल ईस्ट में वैसे तो भाई बहुत सारी कंट्रीज आती है, बट मैं इस ट्रिप में टोटल 6 कंट्रीज कवर करने वाला हूँ। वैसे टोटल मैं इस ट्रिप पे 7 कंट्रीज कवर कर रहा हूँ, जिसमें से 6 मिडल ईस्ट में है और 1 यूरोप में पड़ती है। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ भाई इंडिया से ओमान की कैपिटल सिटी मस्कट। आज मेरी वहाँ की फ्लाइट है। फर्स्ट कंट्री होगी भाई ओमान, वहाँ पे रोड ट्रिप करेंगे। ओमान से देन मैं जाने वाला हूँ दोहा, जो कि कतर की कैपिटल सिटी है। देन दोहा से मैं जाऊँगा एक और छोटी सी कंट्री है बहरीन। काफ़ी लोगों ने तो शायद सुना भी नहीं होगा इसका नाम, बिल्कुल छोटी सी कंट्री है। 2-3 दिन में आप पूरी कंट्री घूम सकते हो। बहरीन के बाद 4th कंट्री होने वाली है कुवैत। अब कुवैत के वीज़ा को लेके थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो मे बी इस ट्रिप में कुवैत ना हो पाए, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा भाई कुवैत भी मैं चला जाऊं ताकि वो भी हो जाए। फिर उसके बाद 5वीं कंट्री कुवैत से मैं जाने वाला हूं सऊदी अरेबिया की कैपिटल सिटी रियाद में। तो सऊदी अरेबिया का भी रोड ट्रिप करेंगे एक। देन सऊदी से मैं जाने वाला हूँ, मतलब इस पूरी ट्रिप की मेरी फेवरेट या जिस कंट्री के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जॉर्डन। क्योंकि भाई 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक और जो वंडर है वो है पेट्रा, वो जॉर्डन में ही पड़ता है भाई। तो वो भी मैं देखने वाला हूँ और वहाँ की भी रोड ट्रिप करूँगा। तो ये 6 कंट्रीज़ तो हो गई मिडिल ईस्ट की, जिसमें से हो सकता है 6 ना हो पाए, 5 ही हो पाए, कुवैत ना हो। देन मैं वहाँ से भाई जाने वाला हूँ यूरोप की एक कंट्री है साइप्रस। वैसे वो 2 कंट्रीज़ में बटी हुई है, नॉर्थ साइप्रस और साउथ साइप्रस। तो वहाँ का सीन वहीं पे बताऊँगा मैं। तो वो यूरोप में पड़ती है। देन भाई साइप्रस से मैं आने वाला हूँ यूएई, यानी कि दुबई में। तो दुबई भी एक और कंट्री है वैसे तो, बट मैं दुबई क्योंकि पहले भी जा चुका हूँ इसलिए मैं काउंट नहीं कर रहा। अगर आप दुबई को भी काउंट कर लोगे तो इस ट्रिप पे शायद से पूरी 8 कंट्रीज होने वाली है, 7 मिडल ईस्ट की और 1 यूरोप की। बाकी
लेट्स सी कुवैत का जो भी सीन होगा। तो ये पूरी ट्रिप जो है अराउंड भाई 35 से 40 दिन की है। जो बड़े बड़े देश है उनमें मैं 8-8 10-10 दिन रुकने वाला हूँ। जो छोटे छोटे देश है कुवैत, बहरीन, कतर, इनमें मैं 2-2 3-3 दिन बिताऊंगा। तो अपना 40 दिन में पूरी ट्रिप खत्म हो जाएगी। तो मिडिल ईस्ट की मेरी इजिप्ट हो चुकी है, वैसे तो यूएई में जा चुका हूँ मैंने आपको बताया, और जो 3-4 कंट्रीज़ है वहाँ की वो थोड़ी सी खतरनाक कंट्रीज़ है, इराक, सीरिया, इजराइल, ये सब। तो वहाँ पे मैं नहीं जाने वाला भाई। फ्यूचर में देखेंगे कभी हो जाएगा वहाँ पे सेफ हिसाब किताब तो शायद मैं बना भी लूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं उन कंट्रीज़ में नहीं जाऊँगा। तो मिडिल ईस्ट काइंड ऑफ मेरा कंप्लीट हो जाएगा अभी उन कंट्रीज़ को अगर आप हटा दोगे तो। और बाकी आज जो मैं जा रहा हूँ ओमान की कैपिटल सिटी मस्कट, ये मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ओमान एयर से। फर्स्ट टाइम है मेरा ये ओमान एयर में ट्रैवलिंग का। और इंडिया से ओमान की मुझे जो एक तरफ की टिकट पड़ी है वो है अराउंड 18,000 रुपीज़ की इंडियन करेंसी में, जिसमें मुझे 7 किलो का कैबिन बैगेज और 20 kg का चेक इन बैगेज भी मिला है साथ में। अगर मैं विदाउट चेक इन बैगेज लेता तो 4,000 रुपये कम मिल रही थी फ्लाइट। बट भाई आपको पता ही है 40 दिन के लिए ट्रैवल करने का मतलब है लगेज तो ले जाना ही पड़ेगा। तो चेक इन वाला तो मैंने दे दिया है। बाकी कैबिन में एक ये 7 किलो की मेरी ट्रॉली हो गई और एक ये मेरा हैंड बैग हो गया भाई। तो ये मैंने नया बैग लिया है इस बार। इसमें काफ़ी सारी चेन वेन है, दिखने में भी बढ़िया है और सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। और फ्लाइट ना भाई काफ़ी छोटी ड्यूरेशन की है, 3 घंटे 25 मिनट में मस्कट पहुंचा देगी। हालांकि 3 घंटे 25 मिनट ये लोग बोलते हैं या लिखते हैं, पर फ्लाइट इससे भी जल्दी पहुंचा देती है 15-20 मिनट पहले ही। मतलब जो हवा में रहने का टाइम होता है ना वो तो मेरे हिसाब से 3 घंटे का ही होगा। बाकी टाइमिंग जो टेक ऑफ और लैंडिंग वगैरह की होती है वो होती है सब। तो 3 घंटे में 3.5 घंटे में मैं एक नए देश में पहुंच जाऊंगा, वो भी मिडिल ईस्ट में सीधा। बाकी इधर तो भाई ज़्यादा सवाल जवाब हुए नहीं। चेक इन काउंटर में उन्होंने रिटर्न टिकट मांगी मेरे से, तो मैंने वही अपनी पूरी चेन दिखा दी भाई, क्योंकि मैं यहीं से सारी टिकट्स बुक करके जा रहा हूँ आगे वाली कंट्रीज़ की ना। तो मैंने बता दिया कि यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ये लो टिकट। और मेन इनको होता है कि आप इंडिया वापस आ रहे हो उसकी टिकट दिखा दो। तो लास्ट मेरी दुबई से इंडिया की टिकट है, वो भी मैंने इनको दिखा दी। तो इसके अलावा वीज़ा कह रहे थे, तो वीज़ा मैंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था। ई वीज़ा होता है, काफ़ी आसान वीज़ा था। 5 ओमानी रियाल का मिलता है अपने को इंडियन करेंसी में। आप स्क्रीन पे कन्वर्जन देख लेना, काफ़ी मतलब महंगा भी वीज़ा नहीं है। और मुझे तो 2 दिन में मिल गया भाई। और डॉक्यूमेंट्स भी बड़े इजी थे, आप यूट्यूब कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मैं डिटेल में नहीं बता रहा वीज़ा का, काफ़ी आसान वीज़ा है। हालांकि अगर आपके पास यूएस वगैरह का वीज़ा है ना तो आप डायरेक्ट वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हो। और शायद से 7-8 दिन का तो वीज़ा फ्री भी है वो। बट मेरे को ये जो वीज़ा मिला है 10 दिन का मिला है, मेरे लिए इनफ है भाई। 5 ओमानी रियाल में 10 दिन एक नया देश घूमे आएंगे। बाकी करेंसी का कन्वर्जन एग्जैक्ट मैं ओमान पहुंच के ही बताऊंगा आपको, जब वहाँ से मैं करेंसी चेंज करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यूएस डॉलर भी है और कार्ड से भी एटीएम से मैं निकाल सकता हूँ। तो वो वहीं जाके देखेंगे जो भी करेंसी एक्सचेंज होगा। तो उस हिसाब से आप 5 को उससे मल्टीप्लाई कर लेना, उतने का वीज़ा पड़ेगा। तो टिकट बता दी, वीज़ा बता दिया मैंने। इमिग्रेशन इंडिया में तो ऑब्वियसली कुछ पूछा नहीं, बस रिटर्न टिकट पूछ रहे थे कब आओगे। तो मैंने कहा मैं तो अभी 40 दिन बाद आऊँगा। तो बस उन्होंने रिटर्न टिकट देखी दुबई वाली और सॉर्टेड हो गया सीन। भाई इंडिया में मुझे इतनी गर्मी लग रही है यहाँ पे, वहाँ तो ओमान में और ज़्यादा गर्मी होएगी। तो अभी ये हुडी मैं उतार ही दूंगा। वैसे प्लेन में तो खैर एसी तेज़ होता है तो ठंडी लगेगी, वहाँ तो हुडी पहने रखता हूँ। बट हाँ मैं कपड़े जो है वो ज़्यादातर कैरी कर रहा हूँ भाई, टी शर्ट्स वगैरह, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज हैं इन सब में गर्मी ही होगी, 1-2 कंट्रीज़ को छोड़ के। सऊदी में हो सकता है ठंड हो, जॉर्डन में हो सकता है थोड़ी ठंड हो, और साइप्रस में शायद से थोड़ी सी ठंड हो। बाकी कंट्रीज़ तो गर्म ही रहने वाली है। और अब भाई मैं पूरी तरह से ना DJI Action 6 पे शिफ्ट हो चुका हूँ। आईफोन से बहुत कम रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं, कहीं पे जूम इन जूम आउट करना हो सिर्फ वो क्लिप्स लेता हूँ, क्योंकि ये ना बड़ा छोटा सा कैमरा है भाई। और कहीं भी जैसे एयरपोर्ट में भी इतना ऑकवर्ड फील नहीं होता इससे ब्लॉगिंग करने में। प्लस इससे अगर आप ब्लॉगिंग करते हो ना किसी कंट्री में तो एक्चुअल में लगता है कि आप ब्लॉगिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आप फ़ोन से शूट कर रहे होते हैं ना कुछ, तो हो सकता है जैसे कुछ कंट्रीज़ में लोग ना बुरा मान जाते हैं कि उन्हें ये तो पता चलता नहीं है कि ये यूट्यूबर है या ब्लॉगर है, बट फ़ोन से हमारी वीडियो क्यों बना रहा है, समझ रहे हो। लेकिन अगर ऐसा कोई डेडिकेटेड कैमरा हो तो लोग समझ जाते हैं हाँ कि ये टिकटॉक पे वीडियोस बनाता होगा या यूट्यूब पे बनाता होगा। तो इसलिए एडवांटेज रहता है। प्लस एयरपोर्ट वगैरह में भी थोड़ा ऑकवर्ड कम फील होता है। एक तो छोटा है, ट्राइपॉड साथ में लगा लो, मस्त रहता है सीन। हालांकि वीडियो क्वालिटी का मुझे नहीं पता, आप बताना मुझे कि आईफोन की बेटर है या इसकी बेटर है। ऑडियो के मामले में दिक्कत नहीं है, मैंने माइक लगा लिया। बट वीडियो क्वालिटी अगर थोड़ी कम भी हुई या ज़्यादा भी हुई तो चलेगा भाई, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग हर जगह कर सकता हूँ इसकी मदद से। आईफोन से कई जगहों पे मैं नहीं कर पाता था इतना। फ़्लाइट तो ऑलमोस्ट फुल है, बोर्डिंग हो चुकी है अपने को। और अपने को जो है वो इमरजेंसी वाली सीट मिल गई है, तो लेग रूम तो काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा आज अपना। बट ये है कि बैग नहीं रख सकता, बैग ऊपर ही रखना पड़ा। और इनकी स्क्रीन भी है कि इसमें भी पता नहीं क्या क्या होगा, देख लेंगे अभी थोड़ी देर में।
बाकी तो एक ट्रे टेबल हो गई भाई, कैसे खुलेगी? मेरे ख्याल से नहीं खुलेगी शायद, यहाँ पे ना इमरजेंसी सीट वाली है, क्योंकि मेन तो ये है कि लेग रूम अच्छा मिल जाता है। एक और नुकसान है शायद से, ये जो सीट है ना पीछे, ये भी रिक्लाइन नहीं होती इमरजेंसी सीट पे, तो अब 3-3.5 घंटे बिल्कुल स्ट्रेट होके जाना पड़ेगा, वो थोड़ी सी दिक्कत है भाई। बॉलीवुड की भी है काफ़ी सारी मूवीज, ये देखो 2-4 की नहीं, अच्छी खासी है। और गर्मी भाई इतनी ज़्यादा हो गई थी, मैंने तो हुडी उतार दी और शर्ट में आ गया, क्योंकि ओमान लैंड करके भी गर्मी होएगी वहाँ पे, मेरे ख्याल 24-25 डिग्री टेम्परेचर होगा। तो मैंने कहा फिर अभी उतार देता हूँ फ्लाइट में, वरना हुडी पहन के तो गर्मी लगती रहेगी। एसी तो चल ही रहा है वैसे फ्लाइट पे। लो जी, लो पहुँच गए हैं फाइनली ओमान। और एयरपोर्ट पे देखना भाई क्या पत्थर वत्थर लगा के, लाइटें वाइटें लगा रखी है मस्त बड़ी सी। और उधर कहीं पे अपनी फ़्लाइट खड़ी हुई है। फ़्लाइट जो वैसे यहाँ पे पहुँच गई ना भाई, टाइम से पहले ही पहुँच गई। तो 3.5 घंटे की फ़्लाइट थी मैंने बताया आपको, पर 3.5 घंटे की थी नहीं एक्चुअल में, मतलब कम ही था फ्लाइंग टाइम। और पता भी नहीं चला ज़्यादा ना, आराम से निकल गया। ऐसा लगा कि जैसे इंडिया में ही किसी एक सिटी टू दूसरी सिटी की मैंने फ़्लाइट ली हो, बट एक्चुअल में भाई बिल्कुल अलग देश में आ चुका हूँ मैं, वो भी मिडिल ईस्ट में, सोचो। बाकी दीवारों पे देखो भाई, इस तरह का इन्होंने बना रखा है। और यहाँ भी जगह जगह पे साइडों में पूरे पत्थर ही पत्थर, यहाँ भी देखो पत्थर ही पत्थर है कितने सारे। इंडिया में तो इमिग्रेशन में कुछ भी भाई ज़्यादा पूछताछ हुई नहीं थी। अब यहाँ देखते हैं ओमान में क्या क्या मांगते हैं। वैसे तो ओमान का वीज़ा है ऑलरेडी मेरे पास, अगर मैं वीज़ा ऑन अराइवल ले रहा होता तब शायद से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, बट अब क्योंकि ऑलरेडी मैं ई वीज़ा लेकर आया हूँ जिसमें 10 डेज़ मेंशन है मेरे, कि मतलब मैं 10 दिन तक रह सकता हूँ, तो मुझे नहीं लगता ऐसा दिक्कत होनी चाहिए। चलो भाई बस ऑलमोस्ट इमिग्रेशन पे पहुंच गया हूँ। अभी मेरे को फ़िलहाल कैमरा बंद करना पड़ेगा, यहाँ पे अलाउड नहीं होता शूट करना। और इमिग्रेशन कंप्लीट करके फिर आपसे मिलता हूँ। देखो यहाँ लिखा है वीज़ा कलेक्शन/इशू, कलेक्शन करना पड़ेगा क्या? जो मेरे पास निकला ई वीज़ा वही तो वीज़ा है भाई। लेट्स सी, देखते हैं, चलो जो भी होगा बताऊँगा आपको। बाकी करेंसी एक्सचेंज भी है इधर ही, बट यहाँ बहुत महंगा मिलेगा, तो यहाँ से नहीं, बाहर से लूँगा मैं सिटी पहुँच के। वैसे मेरे पास डॉलर भी पड़े हैं और दुबई के दिरहम भी पड़े हैं। चलो जी, इमिग्रेशन हो गई है, ये आ गया हूँ मैं नीचे बैगेज बेल्ट की तरफ। और थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी इमिग्रेशन में, ज़्यादा कुछ सवाल जवाब तो नहीं करे, बस पूछ रहे थे क्यों आए हो, तो मैंने कहा एज ए टूरिस्ट आया हूँ। तो ना तो उन्होंने भाई वीज़ा मांगा मेरा, वो जो मैं पेपर वीज़ा निकाल के लाया था, हो सकता है इनके कंप्यूटर में ही हो। बस इन्होंने फिंगरप्रिंट लिए दोनों हाथों के, अंगूठों के, और पासपोर्ट स्कैन किया। तो शायद से इनके पास ई वीज़ा की डिटेल आ गई होगी ऑलरेडी, क्योंकि मैंने अप्लाई किया हुआ है। बट दिक्कत क्या हुई ना, मैं पासपोर्ट लेके एंट्री कर गया, उसके बाद सिक्योरिटी चेक था, वहाँ पे मैंने बैग वैग डाल दिया। अब मेरी नॉर्मली आदत क्या है ना, पासपोर्ट पे जो स्टैम्प छप लगता है उसको चेक करने की, तो मैंने आगे आके खोल के देखा स्टैम्प भाई, तो उसमें एंट्री डेट भी आज की लिखी हुई थी, ऑब्वियसली जो कि लिखनी थी, और वीज़ा एक्सपायरी डेट भी आज की लिख दी उन्होंने गलती से पेन से। जो एंट्री डेट थी वो तो छपी छपाई निकली थी उनके स्टैम्प में, लेकिन जो एक्सपायरी डेट थी ना वीज़ा की, वो उन्होंने हाथ से लिखी थी, और वो भी सेम ही लिख दी आज की। तो मैं तो भागा भाई वापस से पीछे। पहले वो जो सिक्योरिटी चेक वाले ऑफिसर थे उनको कहा, उन्होंने कहा चले जाओ आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। एक्चुअल में जो ओमान पुलिस है वही यहाँ की इमिग्रेशन ऑफिसर थे, तो मैं उनके पास गया, उन्होंने कंप्यूटर में चेक किया तो 9 दिन बाद की डेट थी, बट गलती से उन्होंने आज की डाल दी, तो फिर उन्होंने पेन से वापस एडिट कर दिया। अब ये पेन से एडिट करा हुआ दिक्कत ना दे आगे, बट उनके कंप्यूटर में 9 दिन का वीज़ा है, 9 या 10 दिन का, तो ऐसा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब अपना लगेज कौन सी बेल्ट पे है भाई, देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी शायद से आँख लग गई थी जब फ्लाइट में अनाउंस हुआ था कि कौन से बैग, मतलब कौन से उसमें आने वाला है। आया तो भाई लगेज इसी बेल्ट पे है, और सारे बैग्स डिलीवर्ड भी दिखा रहा है कहाँ लेकिन भाई मेरा। चलो आ जाएगा, 2 मिनट वेट करता हूँ। और फ्लाइट भाई ऑलमोस्ट फुल सी ही थी, आप समझ लो, जो ओमान वाली थी फ्लाइट। तो मेरे को सीट जो है वो ना मिडिल सीट अलॉट हुई थी, बट अपने एक सब्सक्राइबर निकल गए थे ओमान एयर्स के जो चेक इन काउंटर पे, तो उन्होंने जो है वो अपने को एग्जिट रो में विंडो सीट
अलॉट करवा दी थी, शायद वो सीट खाली होगी एट एंड मोमेंट पे। वैसे ऑलमोस्ट पूरी फ्लाइट भरी हुई थी भाई। ये आ गया शायद अपना, यही है क्या? अगर कलावा बंदा होगा तो यही है। हाँ यही है भाई। चलो जी, क्योंकि नया लिया है इसी बार ना सूटकेस, तो एग्जैक्ट ध्यान नहीं था। बाकी टैग पे भी नाम पढ़ ही लेता हूँ भाई, क्यों वो करना है ना। एक बार मेरा एक्सचेंज हो चुका है, क्योंकि सही है, अनमोल जायसवाल लिखा है। यहीं पे भाई ट्रॉली भी है काफ़ी सारी, इन्हीं में रख लेता हूँ लगेज। ऐसे दो दो सूटकेस रगेड़ के ले जाना तो दिक्कत वाली बात है बड़ी। अब चलो भाई चल के सिम कार्ड लेते हैं और करेंसी थोड़ी बहुत तो चेंज करवा ही लेता हूँ। वैसे ज़रूरत ऐसा सच है नहीं, क्योंकि मैंने आपको पता ही है ना, मिडल ईस्ट की ये रोड ट्रिप है, तो गाड़ी ऑलरेडी रेंट पे ले रखी है जो मुझे एयरपोर्ट पे ही मिलेगी, और सब कुछ पेमेंट हो ही रखी है, तो इसलिए कैश की ज़रूरत ऐसा सच पड़ेगी तो नहीं। होटल के वहीं से मैं सोच रहा हूँ करवा लूँ कन्वर्ट। बाकी डॉलर और दिरहम है ही मेरे पास, कहीं फंस गया किसी सिचुएशन में तो उससे काम चल जाएगा अपना। ये तो भाई ड्यूटी फ्री है यहाँ का। बेल्टें तो काफ़ी सारी है भाई, अच्छा खासा साइज़ का एयरपोर्ट भी। चलो भाई आ गया हूँ मेन कॉमन एरिया में, और यहीं पे दुकानें हैं काफ़ी सारी मोबाइल वगैरह की, वोडाफोन का भी है स्टोर। तो पहले 2-3 जगह भाई पता करूँगा रेट, जहाँ पे बेटर रेट मिलेगा वहाँ से लूँगा। लास्ट टाइम वाली गलती नहीं करनी। लास्ट टाइम यही हुआ था, फर्स्ट शॉप जो दिखी वहीं से ख़रीद लिया मैंने, तो वहाँ थोड़ा महंगा पड़ गया था अपने को सिस्टम। देखो ये रहा भाई वोडाफोन का स्टोर एक, और कौन से है देखते हैं, लेट्स सी। रेना मोबाइल करके भी है, पूछता हूँ चलो रेट। कैसे हो, कौन सी बेस्ट है यहाँ पे? सिम कार्ड के प्राइसेस किसके क्या है, कितना है इनका? जैसे मैं तो ये इसका 1 वीक के हिसाब से लेता हूँ, जो 70 रियाल्स में है। अपना 24 GB प्लस 500 लोकल कॉल्स मुझे देता है। अच्छा, मम्मी ओमान टेल का यूज़ करती है, मम्मी पापा दोनों, बट मुझे ऑनेस्टली ओमान टेल ये का बेटर रेट्स है। वगैरह आइडिया नहीं। हाँ, ओरिडू का मुझे बेटर लगता है। और चलेगा पूरे ओमान में ये? हाँ, आराम से पूरे ओमान में इसका कवरेज है। चलो काफी ठीक। अच्छा, फुल 5G में ही आता है आपको, तो वो भी एक बेटर सीन है। बाय द वे, आप है ना VPN डाउनलोड कर लेना, तो आपको व्हाट्सएप व्हाट्सएप का। के लिए ना कॉल्स और वीडियो कॉल्स के लिए वो काम आएगा। समझ गया। नॉर्मल मैसेजेस तो लग जाते हैं, मतलब कॉल्स नहीं हाँ, लगती यहाँ कॉल्स पे। वगैरह नहीं लगेगा आपका। ठीक है ठीक है, चलो। बाकी एक बार आप फिर भी यहाँ पे ना 3 है, वोडाफोन, ओमानटेल, ओरीडू। आप एक बार देख लीजिए, आपको प्राइजेस वहाँ देख पे लेता हूँ हाँ मैं, कौन सा ठीक। आपको, क्योंकि आई एम श्योर आपको डेटा ज़्यादा दिखाना चाहिए, बिल्कुल कॉल्स इतना मैंडेटरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो चलो आप देख लो। ठीक चलो, है, वेलकम टू ओमान, थैंक मज़े हाँ करो, थैंक कुछ यू। भी आपको लगे तो मुझे हाँ कॉल कॉल कर देना, करूँगा मैं मैं, ठीक आपको है हेल्प कर दूंगा सब में। ठीक है, डन है। हाँ, ओके ओके। चलो भाई, एंजॉय। ओके जी। तो भाई अपने सब्सक्राइबर थे, सेम ही फ़्लाइट में आए हैं अपने साथ, और इन्होंने तो यही वाला बताया, मतलब खुद सिम ये ली है। अब मैं तीनों के प्राइजेस पहले पूछ लेता हूँ, देखता हूँ कहाँ का बेस्ट लगेगा। और ये सामने भाई देखो, कार रेंटल कंपनी जो लिखा है ना, डॉलर, तो ये डॉलर से ही मेरे को अपनी गाड़ी पिक करनी है। बट अभी आधे घंटे बाद की है मेरा पिकअप, थोड़ा टाइम मैंने डिले का ही डाला था, क्योंकि सिम विम लेने में टाइम लग जाता है ना। तो देखो करेंसी एक्सचेंज भी है, यूरोप कार भी है यहाँ पे, सिक्स भी है, नेशनल भी है, काफ़ी सारी कार रेंटल कंपनीज़ है। मैंने तो booking.com से करवाई है भाई कार बुक ये, और उन्होंने जो अलॉट करा है वो डॉलर कार रेंटल से करा है मुझे, जो बेस्ट डील मिल रही थी। और कौन सी गाड़ी अभी बताऊंगा, पहले सिम कार्ड का मैं सॉर्टेड कर लूँ एक बार। तो यहाँ एटीएम मिल गया है, बैंक दोफार करके। सबसे पहले तो इससे भाई अपने कार्ड से निकाल के की कोशिश करते हैं, कैश निकल जाए तो अपना डॉलर्स ना ही यूज़ हो, आगे वाली कंट्रीज़ में काम आ जाएंगे। तो पहले कार्ड से ही ट्राई कर लेते हैं। इंग्लिश सो एम आर यानी ओमानी रियाल, तो मेरे को अदर अमाउंट में करके 150 निकालने हैं। 150 ओमानी रियाल काफ़ी रहेंगे अभी के लिए। कंफर्म करते हैं, सेविंग अकाउंट निकल जाएंगे तो बताऊंगा क्या कन्वर्जन रेट। हाँ कैश काउंट तो हो रहा है, चलो मतलब कार्ड तो अपना चल गया है यहाँ पे। ये देखो भाई, लाओ जी लाओ, कार्ड दो। पहले कार्ड निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना रह जाता है बहुत बार ना। तो ये निकल गई है भाई ओमान की करेंसी, जो कि है ओमानी रियाल। सिर्फ 150 ओमानी रियाल निकले, और कितने कटे हैं वो बताता हूँ। पर्ची तो दी नहीं यार इन्होंने, छोड़ो। तो भाई मेरे मोबाइल में जो मैसेज आया वो आया है 35,186, यानी राउंड ऑफ में लगा हुआ आप 35,200 रुपीज़ कटे हैं 150 ओमानी रियाल के। तो ये करेंसी में एक बार कन्वर्ट कर ही लेता हूँ। 35,200 डिवाइडेड बाय 150, तो 234 इंडियन रुपीज़ का एक रियाल। सीरियसली भाई अभी तक मेरी लाइफ की सबसे महंगी करेंसी है ये। मतलब इससे पहले मैंने सबसे महंगी करेंसी शायद से पाउंड ही ली थी, जो यूके का पाउंड है 110 रुपये का। लेकिन भाई ये सीधा 234 रुपये का एक ओमानी रियाल। भाई नेक्स्ट लेवल महंगी करेंसी है इनकी। हालांकि देश वैसे देखा जाए इतना महंगा नहीं है, ज़्यादा ऐसे हाई फाई चीज़ें नहीं मिलेगी यूरोप यूके जैसी। होटल्स वगैरह सस्ते रेट पे मिल जाते हैं, कार रेंटल काफ़ी सस्ती है यहाँ पे, डीजल पेट्रोल भी सस्ता होगा क्योंकि ऑयल काफ़ी निकलता है इन देशों में से।
तो वैसे आप देखोगे इंडियन करेंसी की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू को, तो भाई ऐसा लगेगा बस कितनी महंगी कंट्री होगी है ना ये, बट ऐसा है नहीं भाई, इतनी महंगी नहीं है। तो नोट देख लो भाई, सिर्फ 150 है ये यहाँ के, 150, 50-50 के 2 है, 20-20 के 2 है और 5-5 के 2 है, सिर्फ यहाँ के 150 और इंडिया के ये 35,000, 35,000 रुपीज़ है। बताओ, सिर्फ ये गिनती के 6 नोट। होए सबसे पहले तो इनका 50 का नोट देख लो, इस तरह का है, ग्रीन कलर का, और इस तरह से आगे कहीं पे भी ना इंग्लिश में नहीं लिखा। हालांकि पीछे देखोगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान और 50 रियाल्स ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। देन ये इनका 20 का नोट थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर का है ये, और इसके बैक में भी आप देख सकते हो इंग्लिश में लिखा हुआ है सब कुछ। एंड जो 5 रियाल का नोट है वो पिंक कलर का है इस तरह से। भाई क्रेजी लग रहा है ना, बट भाई बहुत ही महंगे महंगे नोट है ये। सोचो इनको तो बड़ा संभाल के रखना पड़ेगा भाई बैग में या पर्स में। सोचो 6 नोट में ही सीधा 35,000 रुपये बन गए। हालांकि आप डॉलर, यूरो या फिर पाउंड देखोगे अगर 100 पाउंड का, तो वो 6 नोट तो 60,000 के बन जाएंगे। बट वैसे आप देखोगे करेंसी कन्वर्जन, तो यहाँ का अभी तक मेरे को सबसे महंगा मिला है। इससे महंगा शायद से कुवैती दिनार है जहाँ तक मुझे पता है। अभी खैर मैं जाऊँगा उन कंट्रीज़ भी, आपको हर कंट्री के बताऊँगा क्या कन्वर्जन है, लेकिन पहली कंट्री में आते ही भाई साहब सीधा 200 का आंकड़ा पार हो गया है। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करता, फटाफट सिम कार्ड ले लेता हूँ। ऑल्सो जैसे कि अपने उन सब्सक्राइबर ने बताया था, ओमान में व्हाट्सएप कॉल्स या वीडियो कॉल्स नहीं लगती, उसके लिए आपको वीपीएन लेना पड़ेगा। बट मैं भाई अपने इंडियन नंबर से कॉल कर लूँगा, उसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिल ही जाती है अपने को, काइंड ऑफ अनलिमिटेड, तो उसी से काम चल जाएगा। क्या वीपीएन लूँगा, खरीदूँगा 1 हफ्ते का, तो इसलिए व्हाट्सएप कॉल सब अगले कुछ दिन नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ है ये आसपास की ना जिनमें व्हाट्सएप कॉल्स नहीं चलती। खाली ओमान नहीं है, यूएई में भी है शायद यही सीन। भाई यहीं से ही ले रहा हूँ, सबसे कम प्राइजेज इन्हीं के हैं, और यहीं पे देखो सबसे ज़्यादा भीड़ भी लगी पड़ी है, तो इन्हीं से ले लेते हैं। तो भाई ये है देखो अलग अलग यहाँ पे 6 रियाल में 6 GB मिल रहा है 28 दिन के लिए। बट इतने दिनों का मेरे को करना नहीं है, 10 दिन का लूँगा मैं या 7 दिन का लूँगा। ये है 10 डेज़ वाला, देखो 6.25 रियाल का 8 GB डेटा। यार ये तो बहुत कम है। उन भाई ने तो अलग ही बताया था, कुछ 20-24 GB बताया था डेटा। पूछता हूँ उनसे 7 डेज़ का। तो भाई वैसे प्राइस वाइज तो ना वो भाई सही बता रहे थे, वही वाला सस्ता था जो ओ से था, बट वोडाफोन वाले का ना मेरे को प्लान ज़्यादा बेटर लगा अपने लिए। या फोटो देख सकते हो इनका, ये जो नीचे के 3 प्लान है ना, 5 वाला मतलब 6 GB, 10 GB और 16 GB वाला, इसमें एक तो ये एडवांटेज था कि आपको 10 GB एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा। मतलब कि अगर 6 GB लिखा है तो आपको 16 मिलेगा, ऑफर चल रहा था। 10 GB लिखा तो 20 GB मिलेगा, 16 GB लिखा तो 26 GB मिलेगा। और मैंने चूज़ किया है ये 16 GB वाला। मुझे 10 ओमानी रियाल लिया इन्होंने, जबकि इसमें लिखा 9 है, पर वो कह रहे नहीं 9 नहीं 10 लगेगा। और 10 ओमानी रियाल का मतलब है भाई इंडिया के अराउंड 23 या 2400 रुपीज़। बट फ़ायदा ये है भाई कि ये जो 26 GB डेटा और ये जो कॉल्स है ना, इसमें 300 लोकल कॉल्स और 6 GB सोशल मीडिया का अलग से, और ये जो 300 मिनट लोकल कॉल्स है। अब ये प्लान ना मेरा खाली भाई ओमान में ही नहीं, आने वाली भी 4-5 कंट्रीज़ में और चलेगा, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो जीसीसी कंट्रीज़। जैसे कि अब मैं कतर जाऊंगा आगे, कतर में भी चलेगा, यूएई में भी यही चलेगी, बहरीन में भी चलेगी, कुवैत में भी चलेगी, सऊदी अरेबिया में भी चलेगी। यानी कि भाई अब एक ही सिम कार्ड मेरी ये आने वाले 500 देशों में चल जाएगी, और ओमान में तो चली गई है। तो मैंने सोचा फिर थोड़ा सा ये महंगा पड़ रहा है उस वाली सिम से, बट एक्चुअल में आप देखोगे तो काफ़ी सही प्लान है ये, क्योंकि 1 महीने का, और ये मेरी ट्रिप भी लगभग मिडल ईस्ट की तो 30 दिन की है, यूरोप लगा लोगे तो थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी, बट अपने 30 दिन जो मिडल ईस्ट में है उन 30 के 30 दिन में अपनी सिम चलेगी भाई, मस्त एकदम क्रेजी। तो अब आप समझ लो 2400 रुपीज़ में मैं ये सारे देशों में इंटरनेट भी यूज़ करूँगा, कॉल्स भी यूज़ करूँगा, और इसी जो वोडाफोन की ऐप आती है ना, वोडाफोन ओमान, वो डाउनलोड करके मैं नंबर से रिचार्ज भी कर सकता हूँ अगर मेरे को और इंटरनेट चाहिए होगा। तो फिर इसलिए मैंने भाई बिना सोचे समझे यही ले ली वोडाफोन। मैंने कहा बार बार सिम कार्ड नहीं खरीदनी पड़ेगी हर देश में जाके, एक बार ले ली काम हो गया। चलो भाई अब अपनी फटाफट से गाड़ी उठाते हैं यहाँ से, और आपको दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी है भाई। तो ये लाइन से देखो भाई, सारी कार रेंटल ही है। आप यहाँ पे भी आके ले सकते हो, या प्री बुकिंग करवाओगे तो थोड़ी अच्छी डील मिल जाती है। और ये मेरी वाली है भाई डॉलर कार रेंटल। अभी पहले ये लोग ले रहे हैं, इसके बाद अपना नंबर आएगा। अब वैसे तो भाई अपना इनिशियल प्लान था कि एक ही गाड़ी लूँ मैं रेंटल, और उसी से सारे बॉर्डर क्रॉस करके अलग अलग देशों में विजिट करूं। बट यहाँ की कोई भी कार रेंटल कंपनी ना मान ही नहीं रही थी बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए, क्योंकि मैंने पहले सोचा था मैं दुबई जाऊँगा, दुबई से गाड़ी रेंट पे लूँगा और फिर आसपास के सारे देश घूम घाम के वापस दुबई आके दुबई में रिटर्न कर दूँगा। बट मैंने बहुत सारी कार रेंटल कंपनियों से बात करी, सब ने मना कर दिया कि हम बॉर्डर के बाहर ले जाने ही नहीं देते,
जो ऑब्वियसली ठीक बात भी है। तो फिर दूसरा ऑप्शन बचता था कि मैं अपनी स्कॉर्पियो को लेकर जाऊं, बट स्कॉर्पियो का मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, शिपिंग में इतना खर्चा हो जाता कि जितने ट्रिप से कभी रिकवर ही नहीं होने थे। तीसरा ऑप्शन एक और था कि मैं दुबई में जाके एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लूँ या नई गाड़ी खरीद लूँ, फिर पूरी ट्रिप वगैरह कर कुरा के गाड़ी को बेच दूँ वहीं पे वापस। बट उसमें भी चक्कर ये था, या तो आपके पास मतलब दुबई की रेजिडेंसी होनी चाहिए, या वो एमिरेट्स आईडी होती है वो होनी चाहिए, और बैंक अकाउंट वहाँ का होना चाहिए, लाइसेंस वहाँ का होना चाहिए, तब जाके आपको वहाँ पे गाड़ी खरीद सकते हो। तो मेरी अनुन्य भाई से हुई थी बात, अनुन्य सूद से, और वो फर्स्ट टाइम ही थी मेरी उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था आप आ जाओ, कोई नहीं, मैं अपने नाम पे गाड़ी दिलवा दूंगा और आपको पावर ऑफ अटर्नी दे दूंगा कि आप मेरे भी आप पे गाड़ी ले जा सकते हो क्रॉस बॉर्डर, और फिर आप वापस आके दुबई में बेच देना उस गाड़ी को। तो पूरा प्लान भाई सेट था, बट रिसेंटली आपको पता चला ही होगा। मतलब आप खुद सोचो भाई कि उनका इतना हेल्पिंग नेचर था कि फर्स्ट टाइम हमारी बात हुई है और उन्होंने बिना सोचे समझे मतलब सीधा ये कह दिया कि अनमोल भाई चिंता मत करो, मैं अपने नाम पे गाड़ी दिलवा दूंगा आपको, आप आराम से ट्रिप पूरी करके आना। मतलब क्या बोलूँ अब मैं। तो इसलिए अब फिर मेरे को हर कंट्री में जा जाके ही गाड़ी रेंट करनी पड़ेगी, और फिर गाड़ी वापस मतलब घूम फिर के वहीं पे देनी पड़ेगी। अब क्रॉस बॉर्डर में आपको दिखा नहीं सकता, सारी सिचुएशन बता दी, बट ये है कि रोड ट्रिप ज़रूर होएगी हर कंट्री की, जो जो कंट्री में जाने वाला हूँ इस ट्रिप पे। आई हैव अ बुकिंग, अनमोल जायसवाल, या 5 PM, या सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर। हाउ मच सिक्योरिटी डिपॉजिट? 125, 21 days फ्रॉम नाउ टुडे, और आफ्टर आई रिटर्न द फ्रॉम टुडे। चलो भाई गाड़ी लेने का प्रोसेस हो गया है, बट एक बैड न्यूज़ है भाई, जो मेरे को गाड़ी चाहिए थी वो मिली नहीं। मतलब मैंने जो बुक करी थी वो नहीं मिली, उससे मिली तो बेटर है, बट मुझे चाहिए वही थी, और वो गाड़ी थी भाई स्विफ्ट डिज़ायर, जो अपने इंडिया में चलती है डिज़ायर। मैंने सोचा यहाँ लूँगा, मस्त ऐसे थंबनेल वंबनेल में लगाऊंगा तो लोगों को लगेगा इंडियन गाड़ी यहाँ पे चल रही है, बट एक्चुअल में यहाँ भी बिकती है वो, पर मिल नहीं पाई। इन्होंने मेरे को दिया निसान सनी, तो ठीक है चलो, उससे तो बेटर गाड़ी है, बट जो मैंने सोचा था वो मिली नहीं। और ये गाड़ी मुझे पड़ी है भाई 7 days के लिए 11,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में। जी हाँ भाई, 7 दिन के लिए सिर्फ 11,000 की, मतलब पर डे आप देख लो 1300-1400 रुपये की। इतना तो इंडिया में भी नहीं मिलती निसान सनी, अगर आप लेने जाओगे ना रेंटल गाड़ी तो काफ़ी सस्ता पड़ गया। बट मैंने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के ना एक कवरेज भी लिया है, फुल इंश्योरेंस, और उसका फ़ायदा क्या है वो मैं अभी ज़रा कार में जाके बताऊंगा आपको। तो ये बाहर निकल गया हूँ मैं, उन्होंने कहा था रोड क्रॉस करके P2 में जाना है, लेवल 0 पे, वहाँ गाड़ी खड़ी मिलेगी अपने को। ये देखो एक पर्ची सी दी है इन्होंने, फ्लीट नंबर 7241, पुलिस का भी नंबर लिखा है, 4 बार 9 है यहाँ का पुलिस नंबर, और यहीं पे ही मुझे एयरपोर्ट पे ही गाड़ी ड्रॉप करनी है 7 दिन के बाद, तो सही सीन हो जाएगा। और वैसे अगर आप कोई टैक्सी वैक्सी बुलाओगे तो भाई ये टैक्सी का बाहरी लाइन है, यहाँ पे ही आपकी टैक्सी आएगी, चढ़ो और बैठ जाओ। ये सामने आ गई है भाई P2 बिल्डिंग, इसकी 0 फ्लोर, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर ही होगा 0 का मतलब, और नीचे जाना है लिफ्ट पकड़ के अपने को शायद से। अब मैं टोटल आपको एक अंदाज़ा दूँ ना अगर प्राइजेस का, तो मेरी इस ट्रिप की जितनी भी फ़्लाइट्स पड़ी है मुझे, वो पड़ी है अराउंड 1,20,000 रुपीज़ की, सारी कंट्री की मिला के, इंडिया से और वापस इंडिया को, ठीक है। जिसमें आपको मैंने बताया 5 देश मिडल ईस्ट के हो गए और एक यूरोप, नहीं 6 देश मिडल ईस्ट के हो गए और एक यूरोप का हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो गाड़ी रेंटल मुझे पड़ेगी 30 दिन की लगभग, 30 दिन में से मैं 30 के 30 दिन तो नहीं, हाँ बट 24-25 दिन गाड़ी रेंटल करूँगा मिडल ईस्ट में, और आप लगा लो 1500 से 2,000 रुपये पर डे का एवरेज है, तो 50-55 हज़ार रुपये की मुझे गाड़ी पड़ेगी। तो यही मैं अगर आप देख लो 1,70,80 हज़ार में हो गया अपना, है ना, बाकी खाना पीना वगैरह अलग है, सब वीज़ा अलग है। बट अगर मैं ये स्कॉर्पियो लाता अपनी, तो भाई कम से कम 5-6 लाख रुपए तो खाली शिपिंग के लग जाते। तो कहाँ 1.5 लाख और कहाँ 5-6 लाख फ़र्क है ना। ये जी लगी हुई है लिफ्ट, देख सकते हो आप, लेवल 2 पे है डिपार्चर और अराइवल, और लेवल 0 पे है कार पार्किंग और बस स्टेशन। अच्छा एयरपोर्ट है, काफ़ी लग्जूरियस टाइप का लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी होटल की लिफ्ट में एंटर कर रहा हूँ। देखो है ना, दोनों तरफ दरवाजे, 0 दबाना है, ये पर्ची देनी है उनको, बस अपने को गाड़ी मिल जाएगी। या हो सकता है कोई ना भी हो नीचे, डायरेक्ट मुझे एक गाड़ी नंबर ढूंढ के वहीं पे चाबी लगी होगी और गाड़ी की एक वीडियो बना लूँगा, और जितना पेट्रोल है गाड़ी में उतना ही मुझे फुल वापस भी देना है, प्लस गाड़ी गंदी करके नहीं देनी वरना बहुत चार्जेस है। ये लगा हुआ बोर्ड कार पार्क का, ऑटोमेटिक दरवाजे, इस तरफ जाना है भाई अपने को। हाँ वो रही सामने पार्किंग, शायद से एग्जीक्यूटिव्स होंगे इनके ना यहाँ पे, नहीं होंगे तो फिर खुद से ही लेनी है। बाकी पार्किंग की फ़ीस पे करने के लिए इस तरह की देखो मशीनें लगी हुई है, यहाँ पर आप जो है वो पार्किंग का पेमेंट कर सकते हो। अभी शायद मुझे नहीं करना पड़ेगा, ये तो शायद रेंटल कंपनी वाले ही करेंगे ना, मेरा क्या बनता है इसमें, इन्होंने ले रखी होगी ये पार्किंग तो, है ना। हाँ तो ये ऑफिस बने हुए हैं, देखो यूरोप कार का यहाँ पे एक ऑफिस बना हुआ है,
तो इनके अंदर इनके आदमी बैठे होंगे, वो बैठे ना, तो इनको पर्चियाँ पकड़ानी है। तो मुझे अपना डॉलर वाला ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है, और फिर उनको पर्ची वो रहा शायद सामने, हाँ वो रहा रेड कलर का, तो वो देंगे गाड़ी अपने को। काफ़ी लोग ले रहे हैं देखो कार रेंटल, और इस तरह से ये फ़ोटो वोटो सब लेते हैं गाड़ी की देने से पहले ना। लो जी पहुंच गया हूँ मैं डॉलर। देखो hyundai भी बहुत बिकती है यहाँ, क्रेटा वगैरह। एक्सक्यूज मी, Yes, sir. पिकअप Yes, keep it with you. Okay. Footage now and bring the car in. हेयर, Yes. ओके थैंक यू। तो कह रहे भाई मेरे कोलीग यहाँ पे ही ले आएंगे गाड़ी को। चलो वेट करते हैं, यहाँ आएगी शायद से। काफ़ी बड़ी पार्किंग है भाई, देखना गाड़ी है रेंटल के लिए। ओमान ना बड़ा ही खाली खाली सा देश है, मतलब दूर दूर इतना जाना भी नहीं पड़ता आपको, बट वैसे बसावट इतनी नहीं दिखेगी हर जगह पे। तो इसी वजह से मैंने सोचा गाड़ी रेंट करना सबसे बेस्ट है। टैक्सी लो बार बार लो, उसमें इतना कंफर्ट भी नहीं रहता और खर्चा भी हो जाता है। जबकि भाई 1400-1500 रुपये पर डे में टैक्सी मिल रही है तो और क्या, टैक्सी कह रहा हूँ सॉरी, अपनी गाड़ी मिल रही है तो और क्या चाहिए। हालांकि टोल और पेट्रोल वगैरह का थोड़ा खर्चा आता है, बट मेरे को ज़्यादा प्रेफर रखता है कि अपनी गाड़ी रेंटल हो। हाँ 2-3 लोग हो ना, अगर आप 4 लोग हो तब तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है अपनी गाड़ी लेना। बट मेरा मेन एम ये है कि मैं दुनिया की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ हो सके बाय रोड कवर करना चाहता हूँ, जिसमें मेन ये मैं अपनी स्कॉर्पियन से 100 कंट्रीज़ बाय रोड करना चाहता हूँ। और बाकी जिन देशों में स्कॉर्पियन को नहीं ले जा सकता वहाँ पर उन्हीं की गाड़ियाँ खरीद के करूँगा। शेयर लगा रखे बैठ जाते हैं, तो इसलिए साउथ कोरिया, जापान और भी कई देशों में मैंने गाड़ी रेंट पे ले लेके चलाई, जहाँ पर स्कॉर्पियन को ले जाना काफ़ी महंगा सौदा पड़ रहा था। बाकी भाई अब बात कर लेते हैं, ये जो मैंने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए है, तो जो ये गाड़ी है ना इसमें एक बेसिक इंश्योरेंस मिलता है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या फिर आपने गाड़ी ठोक दी, एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस में क्या है ना, एक एक्सेस अमाउंट होता है वो आपको कार रेंटल कंपनी को पे करना पड़ता है। फिर उसके ऊपर का जो है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। फॉर एग्जांपल 20 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी चोरी हो गई, तो मेरे केस में जो एक्सेस अमाउंट है वो है 35,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में, जो मोटा मोटा 125 ओमानी रियाल बनता है, जो इन्होंने कार्ड की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखवाया है। 21 दिन में वापस आ जाएगा वो डिपॉजिट। तो अगर गाड़ी चोरी हो जाती है तो मेरे वो 125 रियाल गए, और उसके ऊपर के जो भी अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी इनको देगी। तो इसको कहते हैं एक्सेस अमाउंट, हर देश में यही सीन होता है। तो इस केस में जो बेसिक इंश्योरेंस मिल रहा था मुझे 11,000 वाले प्राइस में, वो मिल रहा था 35,000 रुपये वाला, मतलब 35,000 तो मुझे भरने पड़ेंगे और उसके ऊपर का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी। अब मान लो मैंने एक्सीडेंट कर लिया गाड़ी का और गाड़ी ठीक होने में खर्चा आ रहा है 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख में से 35,000 मैं दूंगा शुरू के, और बाकी बचे हुए 1,65,000 इंश्योरेंस कंपनी देगी। बट मान लो खर्चा ही 35,000 का आया तो वो पूरे 35 मेरे को ही देने पड़ेंगे। तो इसलिए booking.com पे एक एक्स्ट्रा इंश्योरेंस मिल रहा था 11,000 रुपये में, जिससे कि अब ये एक्सेस अमाउंट जीरो हो गया, 10,000 रुपये में सॉरी। तो इन शॉर्ट अब जैसे मर्जी चलाऊँ मैं गाड़ी, मतलब ऑब्वियसली चलाऊंगा तो ढंग से, पर अगर गाड़ी ठुक जाती है, चोरी हो जाती है, तो मुझे 1 रुपया भी पे करना नहीं पड़ेगा। हाँ मतलब यहाँ पे करना पड़ेगा वो 35,000 रुपये, बट booking.com वाले मुझे वो रिफंड कर देंगे जो मैंने उनसे इंश्योरेंस खरीदा है। तो मैं जनरली ज़्यादा देशों में लेता नहीं हूँ ये, पर यहाँ पे मैंने ले लिया, पता नहीं क्या सोच के पर ले लिया, ठीक है। तो इन शॉर्ट अपने को 21,000 रुपये की ये गाड़ी पड़ी है 7 दिनों के लिए। अब आप डिवाइड करके लगा लेना, लगभग 3,000 रुपये पर डे पड़ता है मोटा मोटा। भाई टोयोटा भी है यहाँ पे, पीछे देखो किया भी है, तो गाड़ियाँ तो सारी ही ब्रांड्स की है लगभग। अपनी कब आएगी भाई, निसान सनी। लो जी लो, ये आ गई है गाड़ी। पहले लगेज रखूं, डिक्की में आ जाएंगे दोनों लगेज। चलो, एंड ये है जी अपनी गाड़ी जिससे मैं मिडल ईस्ट की रोड ट्रिप करने वाला हूँ, या अभी के लिए फिलहाल ओमान की रोड ट्रिप करने वाला हूँ। निसान की सनी मैंने आपको बताया, रेड कलर की नंबर प्लेट होती है, ये देखो इस तरह से 4 डिजिट का नंबर, उसके बाद कुछ अरेबिक में लिखा है और TD भी लिखा है इंग्लिश में। तो एक बार चारों तरफ से वीडियो ले लेता हूँ फटाफट से भाई, कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है कहीं पे, ताकि बाद में फिर मेरे ऊपर नाम ना आए। ये थोड़े बहुत स्क्रैचेस है, पता नहीं क्या है, मिट्टी लग रही है वैसे तो थोड़ी, ये देखो, फिर भी अच्छे से साफ़ सुथरी गाड़ी। और ज़्यादातर ना मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में जितनी भी आप देखोगे वाइट कलर की गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है, ज़्यादातर आपको वाइट ही दिखेगी। ऐसा नहीं है अलग कलर दिखते नहीं है, बट ज़्यादातर वाइट है। शायद ईरान में भी मैंने आपको बताई थी ये चीज़, वहाँ पे भी वाइट गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है। तो ठीक है भाई, साफ़ सुथरी गाड़ी है पूरी, कहीं पे भी कोई स्क्रैचेस वगैरह है नहीं है सच। अंदर घुसते हैं, और स्टीयरिंग व्हील इसका लेफ़्ट साइड में है। यहाँ पे ओमान में गाड़ियों में लेफ़्ट साइड स्टीयरिंग व्हील होता है, जैसे साउथ कोरिया में था उसी तरह से। तो चलो भाई एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। और तेरी गाड़ी चली हुई है भाई, दिख रहा हो अगर आपको, 39,808 किलोमीटर। बेसिक गाड़ी है भाई, छोटी सी स्क्रीन है देखना। तो चलो बाहर निकाले ज़रा, डी पे डालते हैं,
और कहीं पे रुकूंगा, फिर आपको अच्छे से एक बार फीचर वीचर बताऊंगा गाड़ी के, जो कि क्या ज़्यादा है नहीं वैसे तो, बट स्टिल एक बार बता दूंगा। यहाँ भी वही सीन है भाई, इंडिया से अपोजिट चलाना है तो थोड़ा सा संभाल के इस तरफ से। कहाँ है भाई एग्जिट, ढूंढना पड़ेगा। चलो मैं बाहर निकलूँ पहले, फिर बातचीत करेंगे ज़रा। ये आ गई है जी सामने एग्जिट, जहाँ तक मुझे लग रहा है, पर ये तो बंद है। अबे कहाँ से एग्जिट भाई, अच्छा इस तरफ से है, ये रही। चलो जी, यहीं से एग्जिट। लैंड क्रूजर फॉर्च्यूनर बड़ी दिख रही है भाई यहाँ पे, ये देखो भाई पार्किंग तगड़ी है। लेट्स गो भाई, शायद से अपने आप ही खुल जाएगा गेट और एग्जिट हो जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। खुल जा सिम से, हाँ खुल गया ना, देखा ऑटो पेमेंट हो गई है। चलो जी, पहले तो लोकेशन लगाई जाए गाड़ी साइड में लगा के होटल की ना। अपने होटल है भाई अपना यहाँ से 15 किलोमीटर, 17 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। खाली होंगी सड़कें, मतलब इसमें भाई एप्पल कार प्ले वगैरह तो कुछ भी नहीं है, तो फ़ोन ही करना पड़ेगा जुगाड़ ऐसी रख के ना साइड में। बाकी गाड़ी देख लो भाई फटाफट से, स्टीयरिंग व्हील भी काफ़ी हार्ड सा है। इधर ऑटोमेटिक विंडो है, डोर अनलॉक लॉक का है, विंडोज़ लॉक है, इस तरह का हैंडल लगा है। एसी मिल जाएगा, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन है, ये ORVMs का कंट्रोल का बटन होगा। पेट्रोल फुल दिया है इन्होंने भाई। यहाँ पे छोटी सी डिस्प्ले है, हज़ार्ड का बटन है, 2 AC वेंट है, उधर AC वेंट है, ऊपर लाइट है भाई, येलो ही होगी, पता ही था मुझे। IRVM भी इनका मैनुअल वाला है, ऑटोमेटिक नहीं है। इधर भाई AC के कंट्रोल है सारे के सारे, ऑटोमेटिक AC नहीं है, ये मैनुअल AC है। तो चला ही लेता हूँ, AC की तो जरूरत पड़ेगी। टेम्परेचर फिलहाल 22-23 डिग्री हो रहा है, तो ना गर्मी है ना ठंड है, सही है, घूमने लायक टेम्परेचर लगता है मुझे ये ना। बाकी गियर नोब इस तरह से है, P पार्किंग, R रिवर्स एंड न्यूट्रल, D ड्राइव और 1-2, ये पता नहीं शायद स्पोर्ट्स मोड टाइप कुछ होगा। हैंड ब्रेक भी मैनुअल है भाई, ये देखो इस तरह की। बाकी कुछ खास है नहीं, इस तरह से है, ठीक है, बेसिक गाड़ी है। 1200-1300 या 1500 रुपये पर डे के हिसाब से तो अच्छी है। हालांकि मैंने वो जो इंश्योरेंस ले लिया उसकी वजह से थोड़ी महंगी लग रही है, बट वैसे आप बिना इंश्योरेंस के लोगे या बेसिक इंश्योरेंस जो मैंने बताया वो लोगे तो फिर तो बहुत सस्ती है पर डे के हिसाब से ना। चलो अब चलते हैं, पता नहीं यहाँ खड़ा करना अलाउड था अभी या नहीं था फालतू में। तो अभी गाड़ी में ज़्यादा मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगा, सीधा होटल जाके मिलता हूँ। फर्स्ट डे है ना, तो थोड़ा सा रूल्स वूल समझने में टाइम लगता है, समझ रहे हो ना भाई। बस ऑलमोस्ट पहुँच ही गया हूँ मेन सिटी सेंटर। है देखना कितने बड़े बड़े मॉल्स हैं यहाँ, देखो मस्कट ग्रैंड मॉल, तो काफ़ी अच्छा एरिया है जहाँ पे मैंने होटल लिया है, मेन सिटी सेंटर। और आसपास इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा अपने को खाने पीने के लिए ना। फिलहाल तो अभी होटल ही जाऊंगा, वहाँ पे चेक इन करूंगा और फिर उसके बाद कुछ खाने का जुगाड़ करेंगे। अराउंड 1 या 1.5 किलोमीटर रह गया होटल, इधर लेफ्ट की तरफ जाना है अपने को। अभी मैंने वो ना अपना माउंट नहीं लगाया कैमरे वाला, वो लगा लूंगा कल, फिर यहाँ पे कैमरा लग जाएगा ना तो हाथ में फोन पकड़ना नहीं पड़ेगा और ब्लॉगिंग ढंग से हो जाएगी। आज इसलिए ब्लॉग कर नहीं पा रहा गाड़ी चलाते चलाते, क्योंकि हाथ में पकड़ के करूंगा तो भैया चलान वलान ना आ जाए। यहाँ पुलिस कम होती है, कैमरे लगे होते हैं, स्पीड कैमरा या वैसे कैमरा, तो चलान आ जाएगा। फिर जब मैं गाड़ी लौटाने जाऊंगा तब मोटा फटका पड़ेगा अपने को, तो इसलिए बेटर है भाई कि थोड़ा रूल्स फॉलो करे अच्छे से और सही से चलाए गाड़ी। और एक ये भाई येलो बत्ती आई हुई है, पता नहीं क्यों इसमें, होपफुली कोई दिक्कत ना हो गाड़ी में। तो जी लो पहुंच गया हूँ, ये होटल की बिल्डिंग है, इसके अभी बैक साइड में हूँ और यहीं पे इनकी फ्री पार्किंग है। तो चलो पार्किंग का तो पैसा बच गया अपना 2 दिन के लिए। कवर्ड पार्किंग है इस तरह से, यहाँ लगा दी मैंने अपनी गाड़ी। ये भी और भी खड़ी हुई है गाड़ियाँ सारी यहाँ पे देखो। और भाई बहुत ही बढ़िया एरिया, मतलब ये आसपास सारा मॉल्स और खाने पीने की एरिया है। 2 तो इंडियन रेस्टोरेंट भी दिख गए मुझे पास में, तो फटाफट से रूम में चेक इन करके पैदल ही आ जाऊंगा, गाड़ी निकालने की जरूरत ही नहीं है। इधर ही एक लॉन्ड्री भी है, बट अपने को अभी तो लॉन्ड्री की जरूरत नहीं है, अभी तो जस्ट पहुंचे है भाई, अभी तो कपड़े धुले हुए हैं। तो सूटकेस मैंने फ्रंट साइड में मतलब होटल के लॉबी में ही निकाल के रख दिए थे और फिर गाड़ी यहाँ पे आके लगा दी है। चलो जी सही है भाई, ओवरऑल ड्राइव अच्छी लगी मुझे, मतलब चलाने वाले भी आसपास के अच्छे थे, लेन ड्राइविंग फॉलो कर रहे थे और सड़कें भी चौड़ी चौड़ी है, कंफ्यूजिंग नहीं है साउथ कोरिया की तरह। साउथ कोरिया में तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था पहले दिन, यहाँ पे लेकिन मज़ा आया चलाने में गाड़ी। हालांकि स्पीड लिमिट्स का मुझे पता नहीं चल रहा था, कहीं पे भी बोर्ड वोर्ड दिख ही नहीं रहे थे, तो मैं अब 80-90 की स्पीड में आया तो हूँ भगा के, पता चले इतनी लिमिट ही ना हो। बट इतने चौड़े रोड थे भाई, 80-90 तो लिमिट होगी। तो ये देखो एंट्री है और यहीं पर ही बाहर टर्किश भी रेस्टोरेंट है एक, और सामने भी वो सारे रेस्टोरेंट है भाई, तो काफ़ी सही है। ये भाई लॉबी है होटल की, चलो चल के चेक इन कर लेते हैं फटाफट से। अच्छा है होटल, 4 स्टार है क्या भाई साहब। लिफ्ट देखना चमचम कर रखी है पूरी गोल्डन। रूम मिला अपने को 3rd फ्लोर पे, 303 नंबर, और ये 303 नहीं 304 है ये रहा। लॉबी तो भाई ठीक ठाक सी लग रही है। रूम थोड़े से ना
वो है ट्रेडिशनल स्टाइल के फोटोज़ में जो मैंने देखे थे, दिखाता हूँ आपको भी। ये देखो भाई, यहाँ से एंट्री हुई, दरवाजे देख रहे हो ना किस टाइप के मैं आपको कह रहा था। ये देखो अलमारियों के भी दरवाजे भाई, एंट्री होते ही अलमारी है यहाँ पे इस तरह से, और नमाज़ पढ़ने के लिए शायद वो कारपेट टाइप का रखा हुआ है। देन इधर की साइड है वॉशरूम, घुसते ही 4 स्टार होटल है तो बाथ टब दे रखा है, टॉयलेट सीट। सबसे अच्छी चीज़ भाई यहाँ पे जेट स्प्रे मिल जाता है बढ़िया। बाकी साफ़ सुथरा वॉश बेसन, और शीशा भी देखो भाई साफ़ सुथरा काफ़ी बड़ा है। तो वैसे क्लीनलीनेस पूरी है। फ़ोन भी लगा हुआ है बाथरूम में, जो 4 स्टार होटल की नॉर्मल वो होती है। इधर शीशा दे रखा है, एक टेबल है छोटा, एक क्वीन साइज़ बेड है, आराम से मैं लैपटॉप भी फैला के बैठ सकता हूँ। और एसी लगा हुआ है सेंट्रलाइज्ड डेकिन का, ये भी ऑन कर लेता हूँ। इधर बाकी टेबल है, नीचे फ्रिज होगा आई गेस। अरे फ्रिज गायब है, तो गर्म ही पानी पीना पड़ेगा भाई, फ्रिज तो है नहीं यहाँ पे। शीशे दे रखे 3-3, फ्रिज नहीं दे रखा। टीवी देखो भाई एलजी का, पुराने ज़माने में चलता था ना, जो है तो एलईडी बट मोटा सा आता था बड़ा। लैंप वगैरह देखो, फर्नीचर का स्टाइल देखो, सब पुराने ज़माने टाइप की वाइब आ रही होगी आपको। ये देखो इस तरह के डिज़ाइन अब कौन ही बनवाता है, पहले चलते थे। इस तरह की लाइटें देख लो। और इधर है अपना विंडो, बालकनी तो नहीं है, विंडो है, और अपनी गाड़ी भी दिख रही है यहाँ से, वो देखो वो रही वाइट कलर वाली। तो चलो बढ़िया है, नज़र रखूँगा आराम से यहाँ से। बाकी 2 बैठने के लिए चेयर है, बीच में टेबल है, यहाँ पे लैंडलाइन है, वाईफाई वगैरह ऑब्वियसली मिल ही जाता है, फ्री है। तो चलो भाई फ्रेश वगैरह होता हूँ और फिर खाने के लिए निकलता हूँ। अच्छा हाँ, ये होटल अपने को पड़ा है भाई 3200 रुपीज़ का, 2 रातों के लिए बुक किया है 6400 रुपीज़ में इंडियन करेंसी। तो जो कि ठीक ही है, 4 स्टार होटल 3200 में मिल रहा है, इंडिया वाली प्राइजेज़ है काइंड ऑफ। नाम मैंने आपको बता ही दिया, द प्लैटिनम होटल करके है ये, तो अच्छा है ओवरऑल। एक दरवाज़ा यहाँ भी है बट ये शायद क्या है ये भाई, अरे दरवाजे के अंदर दरवाज़ा भाई, सीक्रेट दरवाज़ा, ये खुलता है नहीं। अच्छा ये दूसरे कमरे का दरवाज़ा है भाई, मतलब अटैच होंगे 2 कमरे, जिसको फैमिली रूम लेना होगा तो वो 2 कमरे साथ साथ ले सकता है। तो यहाँ कोई हैंडल नहीं है, मैं नहीं खोल सकता, उधर से ही खुल सकता है। ऐसे ही मेरे वाला जो दरवाज़ा है वो यहाँ से खुल सकता है, अंदर की साइड से नहीं खुल सकता, दिख रहा है। चलो मैं भी बंद ही कर देता हूँ भाई जाने की जगह ना मैंने ऑर्डर ही कर दिया, तलाबत TALABAT करके ऐप है यहाँ की, उससे ऑर्डर कर लिया। तो होटल वाले ऊपर तो लाने नहीं दे रहे, नीचे जाना पड़ेगा मुझे लेने के लिए। लो जी ये आ गया अपना खाना, बढ़िया, जाना भी नहीं पड़ा, आराम से रेस्ट करूंगा अब खा के। अच्छा देखो वैसे तो ओमान के ना प्लग अलग होते हैं भाई, लेकिन इन्होंने ऐसे वाले सॉकेट लगा रखे हैं कि इसमें इंडियन प्लग भी लग जाता है, जैसे ये अपना इंडिया का है तो ये भी लग जाएगा देखो। तो चलो मेरा एक्सटेंशन तो काम कर जाएगा, इसमें हो रहा है, चल रहा है, सब कुछ चार्जिंग पे लगाता हूँ। आगे खत्म करते हैं यार इस वाले व्लॉग को, मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।